नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। डार्विन से हमने इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा। बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ें ही खोजना और उसको बता पाना मुश्किल होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि डार्विन ने ढेर सारी पुरानी स्पीसीज़ को, जो बहुत पुरानी है, उनके सीक्रेट्स खोज के बताए हैं। और यहाँ पर पुलक प्रसाद बोलते हैं ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनीज़ को, जो पुरानी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहला चैप्टर था कि कैसे आप बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करें, और इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। और उसी में ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उसमें हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो उसको छोड़ दें। टाइप 2 एरर करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ROC के बारे में पढ़ा था कि किसी भी कंपनी का ROC देखिए पिछले कुछ सालों का। ROC अच्छी है तो बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स, जिसमें 7 अलग अलग तरीके से बताया था कि ये कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं, ये 7 क्वालिटी वाली, जो अच्छी कंपनीज़ हैं। इन्होंने कहा था रोबस्ट कंपनीज़ हैं, जो अपने आप को समय समय से बदलती रहती हैं, इवॉल्व करती रहती हैं, इसीलिए वो सर्वाइव करती हैं। और अब हमारा चल रहा है पेरिल्स ऑफ पावलोवियन, जिसमें कि हम 2 चीज़ों को समझ रहे हैं। नंबर 1 प्रॉक्सिमेट कॉज, नंबर 2 अल्टीमेट कॉज। हर एक कंपनी का, हर एक बिज़नेस का एक प्रॉक्सिमेट कॉज होता है और एक अल्टीमेट कॉज होता है। और यहाँ पर 4 प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉक्सिमेट कॉज हमने स्टडी किया कल, वो था प्रॉक्सिमेट मैक्रो इकोनॉमिक कॉज, कि जब दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे GDP का बढ़ना या बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होना वगैरह वगैरह, तो उससे चेंज हमको लगेगा कि आ रहा है, और हम हो सकता है उसी के चक्कर में किसी अच्छी कंपनी को बेच दें या ख़राब कंपनी को ख़रीद लें, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी कंपनी को मैक्रो इकोनॉमिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम सेकेंड प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ रहे हैं, और वो है प्रॉक्सिमेट मार्केट रिलेटेड कॉज। आइए देखते हैं ये क्या है। आई डोंट फ्रेटरनाइज विथ फोक्स इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री टू एक्सचेंज आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं। बोल रहे हैं मैं जो फाइनेंशियल सर्विस की इंडस्ट्रीज़ में लोग होते हैं, उनके साथ में बहुत दोस्ती करके आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं करता हूँ। हाउएवर, when I started my investing career with Warburg Pincus in 1998, I spent a fair bit of time with fund managers and finance professionals connected with the Indian equity markets. लेकिन शुरुआत में जब वॉरबर्ग पिंकस के साथ में मैंने काम शुरू किया था, पुलक प्रसाद कहते हैं 1998 में, तो मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता था फंड मैनेजर्स के साथ में और फाइनेंस के प्रोफेशनल के साथ में, जो कि इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट के साथ कनेक्टेड थे। I had a consulting background and I wanted to understand the workings of capital market and its participant. बोल रहा है मेरे पास प्रोफेशनल कंसल्टिंग का बैकग्राउंड था और मैं जानना चाहता था कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है। I thought I had a lot to learn. I was right, just not the way I had imagined. कहते मुझे लगता था इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बात तो सही थी, सीखना तो था, लेकिन जिस तरह से मैं सोच रहा था उस तरह से नहीं सीखना था। After just couple months at Warburg, I could predict the exact words of finance industry professional greetings. It wasn't how are you or how's it going or just hello. It would almost always be क्या लगता है। बोलते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हैं वो लोग किस तरह से आपको ग्रीट करते हैं। नॉर्मल ग्रीटिंग होती है, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, या हेलो। ये लोग ऐसे नहीं बोलते थे। ये लोग बोलते थे पहले ही मीटिंग में ही क्या लगता है, मतलब स्टॉक मार्केट की पैरालास में व्हाट डू यू थिंक द मार्केट विल डू, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या लगता है। ये उनका ग्रीटिंग करने का तरीका था। आई रिमेंबर बीइंग कन्फ्यूज्ड, और मुझे याद है मैं इन सब सवालों के जवाब में कन्फ्यूज्ड हो जाता था। हियर आई वॉज अ नोवाइस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स वाइल दिस एक्सपर्ट वॉज सीकिंग माई ओपिनियन। मुझे लगता था कि यार मैं तो एकदम नया नौसिखिया हूँ, उसको कुछ आता ही नहीं, मुझे इनसे सीखना है, और ये मुझसे ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। एक्सपर्ट्स लोग मुझसे पूछ रहे हैं। डू दे नॉट नो
क्या उनको पता होता नहीं है क्या? इट टुक मी अ वाइल टू कंक्लूड दैट दे डोंट। बोलते मुझे काफ़ी टाइम लगा ये जानने में कि सचमुच में उनको नहीं आता। नो वन डज, कोई नहीं जानता मार्केट क्या कहाँ जाएगा। द प्रीवियस सेक्शन एक्सप्लेन्ड मार्केट डिक्लाइन ओइंग टू द प्रॉक्सिमेट मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कॉज की वजह से एशियन मार्केट में गिरावट आई। मे बी यू डिड नॉट नोटिस माई स्लेट ऑफ हैंड्स आई क्लेम्ड टू नो द कॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। शायद आपने वहाँ पर देखा नहीं, मैंने एक चालाकी की थी। मैंने आपको दिखाया कि मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट करेक्शन कैसे होता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। मैंने अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश की। द फैक्ट इज़ दैट आई डू नॉट नो वाई द मार्केट्स करेक्टेड। बट सच्चाई ये है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट 6 महीने में कैसे किया। बट इट लुक्ड लाइक क्रम्बलिंग ऑफ एशियन करेंसीज प्लेड द रोल। लेकिन जब मार्केट गिरा तो ऐसा लगता है कि एशियन करेंसीज की वजह से हुआ। आई हैड स्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन बिटवीन मार्केट मूवमेंट एंड इकोनॉमिक डाटा। मैंने अपनी ही मर्जी से मार्केट के नीचे जाने को, मूवमेंट को इकोनॉमिक डाटा के साथ कनेक्ट कर दिया। हाउ एवर स्प्यूरियस दैट कनेक्शन मे हैव बीन, चाहे कितना भी गलत हो, मैंने कुछ कनेक्ट कर दिया और आपको भी लगा होगा हाँ बात तो सही है। बट देर आर मेनी अदर ओकेजन्स व्हेन द मार्केट मूव्स बिकॉज वेल इट मूव्स। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाता है नीचे जाता है, किसी को नहीं पता क्यों। सच इज़ द नेचर ऑफ मार्केट्स। मार्केट ऐसे ही होता है। द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट्स आर अननोन एंड इन माई व्यू अननोएबल। कृष्णमूर्ति बोलते हैं एक किताब में, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, इसलिए क्योंकि आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जान नहीं सकते, अननोएबल है। वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई करती है। ऑथर कह रहे हैं प्रॉक्सिमेट कॉज मार्केट का, कि किस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये अननोन है, कुछ नहीं पता, और अननोएबल है। अगर कोई बताता है कि मैं जानता हूँ क्यों आगे बढ़ा, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे गया, ये गलत है, नहीं पॉसिबल है। लेट्स गो बैक टू जुलाई 24, 2002। आइए फिर से पीछे जाते हैं। जुलाई 24, 2002 को द डो सोल्ड 489 पॉइंट्स। डो मतलब यूएस का जो टॉप कंपनीज़ हैं, वो बढ़ करके 489 पॉइंट बढ़ा। द सेकेंड बेस्ट पॉइंट गेन एवर, द बेस्ट परसेंटेज गेन सिंस 1987। ये 1987 के बाद सबसे अच्छा जो हाईएस्ट पॉइंट पर गया था, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट था ये। क्यों? द रीज़न, इवन बिफोर आफ्टर रीडिंग माई न्यूज़ आर्टिकल आई एम नॉट श्योर। मैनी आर्टिकल्स, बोलते मैंने बहुत आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की आखिर मार्केट इतना ऊपर गया क्यों, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा आंसर है। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता और आप अपने आप को और दूसरों को बता सकें क्लियरली मुझे नहीं पता, तो आपको ज़्यादा गहराई है। Anyways, according to various media sources, the rally was result of congressional negotiations reaching some kind of an agreement in the corporate fraud. खैर, जो मीडिया वाले बता रहे थे मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि जो गवर्नमेंट है, कांग्रेशनल नेगोशिएशंस, गवर्नमेंट ने कुछ नेगोशिएशन किए थे जिसमें कि कॉरपोरेट फ्रॉड को रोका गया था। कुछ बहुत बड़ा घपला हो रहा था, उसको रोक दिया, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, ऐसा मीडिया वाले मानते हैं। ऑल्सो सम एग्जीक्यूटिव्स who had been defrauding the cable company Adelphia were arrested, whatever। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, एक बहुत बड़ी केबल कंपनी थी एडेल्फिया, उसमें जो लोग चोरी चपारी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, ऐसा उनका माना है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बोल रहे थे जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। लेट्स नाउ लुक एट टेबल 4.2 मार्केट, हाउ स्टॉक प्राइसेस इन यूएस एंड यूके रीच्ड दिस ग्रेट न्यूज़, रिएक्टेड नॉट रीड। आइए देखते हैं जब ये न्यूज़ आया था तो यूके और यूएस की कंपनी जो मार्केट था कैसे इस न्यूज़ को रिएक्ट किया। बहुत अच्छा न्यूज़ आया भाई, कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोका गया, तो रिएक्ट कैसा हुआ। जुलाई 24-25, 2002 और इसके 6 महीने बाद क्या हुआ। जब न्यूज़ आया तो वॉलमार्ट का शेयर 6% बढ़ गया और 6 महीने बाद केवल 2% मतलब कम हो गया। सिटी ग्रुप 10% बढ़ा, बाद में 16%। बोइंग कंपनी 6% बढ़ा, 6 महीने बाद 26% माइनस हो गया, गिर गया। माइक्रोसॉफ्ट बेचारा 7% बढ़ा, 6 महीने बाद 11% बढ़ा। एक्सॉन 10% बढ़ा और बाद में 6 महीने बाद बेचारा 1% बढ़ा।
ऐसे ही यूएस में जो बढ़ा हुआ था ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का रेट गिर गया. As you can see, over the following 6 months, the Dow in the US shrugged off the gains of July 24, 2002 and declined by 2%. 2%. आप देख सकते हैं कि जो 2002 24 जुलाई को गवर्नमेंट की बड़े अच्छी नेगोशिएशंस की वजह से मार्केट उठा था, उसके बाद क्या किया मार्केट ने अपने आप को क्या किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब गिर गया. The significant upward move in the share prices of large companies like Walmart, Citigroup and Boeing could not keep the pace with euphoria of this one day. इसमें एक वर्ड है यूफोरिया. जानते हैं क्या होता है? मतलब ड्रीम टाइप वर्ड है. यूफोरिया मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे कोई आदमी किसी को प्यार करता हो, या कोई जैसे आप जब शुरू में आए होंगे यहाँ पर, आपको लगा यार मेरा सपना पूरा हो गया, या हम लोग कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, अभी टेंशन थी, अब वो टेंशन ठीक हो गई एकदम. यूफोरिया मतलब एक तरह का नशा, अच्छा नशा. तो कह रहे हैं ये जो यूफोरिया था 24-25 जुलाई 2002 का, तो 6 महीने बाद ख़त्म. ये बड़ी कंपनीज का रेट गिर गया. बोइंग तो डिक्लाइंड बाय 4th ओवर द नेक्स्ट 6 months. बोइंग का तो रेट 1/4 हो गया 6 महीने में अगले. Even more remarkable is the behavior of markets in UK. You would have thought that the so-called corruption investigation in the US should not affect UK markets. बल्कि इससे भी बड़ी अजीब चीज़ है कि जो चीज़ अमेरिका में हुआ, अमेरिका के मार्केट में या वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ किया, उसकी वजह से यूके, इंग्लैंड के मार्केट में क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? वेल, वी फंड मैनेजर्स नेवर सीज टू अमेज. बोलते हैं हम लोग अजीब हैं, हम कहीं पर कुछ सुनते हैं बस हम खुश हो जाते हैं. खुश हो गए लोग. FTSE 250 went up by 1.5% the day after US market moved 6% and the stock prices of large companies as shown in the first column 4.2 shot up 2 to 9%. तो जो UK की कंपनीज थी, जैसे वहाँ डो था, ऐसे यहाँ पर FTSE 250, वो सब की सब फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, वो 2 से 9% बढ़ गया. These are not small moves of companies with large market values. ये छोटी मोटी मूव नहीं है. बड़ी कंपनी का अगर 2% 3% भी बढ़ता है तो बहुत बड़ी चीज़ है. द यूफोरिया डिड नॉट लास्ट. जस्ट 6 months आफ्टर इवेंट रॉल्स रॉयस वॉज डाउन बाई ऑलमोस्ट 1/3. इसके 6 महीने बाद रॉल्स रॉयस नाम की जो दुनिया की 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ बनाती है, वो 6% गिर गया. नहीं, 1/3 हो गई कंपनी. अगर 100 करोड़ की है तो केवल 33 करोड़ की रह गई. BP Diageo had declined 15%. BP और Diageo नाम की जो बड़ी कंपनी थी 15% गिर गई. Why did fund managers in UK start piling on BP, Rolls-Royce and Diageo on July 25th after huge increase in US indices in July 24? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग फंड मैनेजर्स थे यूके के, वो लोग यूके की कुछ कंपनीज BP और रॉल्स रॉयस जैसी उनको पाइल करना शुरू कर दिया, उनको फेंकना शुरू कर दिया. The explanation that comes to mind was offered by the great John Maynard Keynes when he opined that the stock market players were playing a complex guessing game. इसका जवाब दिया है जॉन मेनार्ड नाम के एक बहुत ही समझदार स्टॉक मार्केट के बंदे ने. उसने कहा, हिस्टोरियन थे, अच्छा, वो कहते हैं जो स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं वो कोई बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स गेम खेल रहे हैं. He asked us to imagine a game in which competitors pick the 6 prettiest faces from 100 photographs. हाँ, वो गेस करने का, हाँ वही गेसिंग गेम. बोल रहे हैं कि अच्छा ये गेम कैसा था, क्यों मार्केट नीचे गया, क्यों मार्केट ऊपर गया. मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 फोटोज़ दिए गए आपको, 100 लड़कियों की या 100 आदमियों की फ़ोटो दी गई, और उसमें से कहा जाए 6 को चूज़ करो जो सबसे खूबसूरत है. द विनर इज़ नॉट द वन who picks the prettiest face but whose choices match the average of all the competitors. अच्छा, आपसे कह दिया गया जिसको आप पसंद करेंगे वो नहीं जीतेगा, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे वो जीतेगा. 100 फोटोग्राफ हैं, 100 फोटोज़ दिए गए और उसमें से बोला गया चूज़ करो. लेकिन एक आदमी आपने चूज़ किया किसी 6 को, 6 में से किसी एक फ़ोटो को चूज़, मतलब 100 में से 6 को चूज़ किया. अब जीतेगा कौन? आपने चूज़ किया उसको नहीं, जो ढेर सारे लोग चूज़ करेंगे. तो क्या होगा?
आप बगल वाले से पूछेंगे तुम्हें क्या लगता है भाई, आप आपस में गेस करने की कोशिश करेंगे पहले, फिर चूज करेंगे। हाउ वुड यू प्ले द गेम लाइक दिस, ऐसा गेम आप कैसे खेलेंगे। माई अप्रोच वुड बी नॉट टू चूज 6 प्रिटीएस्ट फेसेस, इंस्टेड स्पेंड माई टाइम गेसिंग विथ 6 अदर प्लेयर्स विल सेलेक्ट। बोलते मैं जो मुझे फ़ोटो दिया गया है 100, उसको चूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्त को पूछूंगा या उसके बारे में सोचूंगा कि ये किसको चूज़ करेगा। बड़ा अजीब है। Before I were to start feeling smug about my second level strategy, I would realize that more insightful competitor would go a step further to the third level. They would try to guess the average expect the average beauty to be, and so on, and even higher level. और जो मुझसे समझदार होगा उस ग्रुप में वो क्या करेगा, वो और आगे बढ़ेगा, वो बोलेगा अच्छा इसमें से ये बताओ ये दूसरे वाला गेस क्या करेगा, छोड़ो, एवरेज खूबसूरती क्या होती है। एवरेज खूबसूरती मतलब 10-100 लोग हैं, उसमें से किसको आप कहोगे बहुत खूबसूरत नहीं, कम खूबसूरत नहीं, एवरेज खूबसूरत, किसको कहोगे। सब गेसिंग गेम चल रहा है, तो आंख बंद करके तुक्का मारने वाला चीज़ चल रही है। Keynes had learned from bitter experience that market guessing game is a colossal waste of time. Keynes को ये समझ में आ गया था कि मार्केट में गेसिंग गेम मतलब तुक्का मारने का जो गेम है वो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। In 1920s, he used a detailed economic model to predict market levels and failed to see the great crash in 1929. ये 1920 में उस बंदे ने बहुत बड़ा मॉडल बनाया था ये देखने के लिए कि कौन कौन सी कंपनीज उठेंगी, क्या गिरेगा, और वो बेचारा 1929 में एक बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश आया था, गिराव आया था, वो गेस नहीं कर पाया, तुक्का लगा रहा है कंपनीज़ के बारे में, और एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उसका तुक्का लगा ही नहीं पाया। ही ऑल्सो अंडर परफॉर्म्ड द मार्केट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पूरे तुक्के लगाने के दौरान जितना मार्केट ऊपर गया, इसका अपना खुद का जो पैसा लगाया था वो उतना अच्छा नहीं गया। He switched to picking stocks like Buffett, eschewed diversification. उसने फिर वैरन बफेट की तरह स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया। वैरन बफेट कैसे खरीदता है? नहीं, इसने कहा मैं नहीं खरीदा। He switched to picking stocks and like Warren Buffett, eschewed diversification. डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है एक काम करो यार, जितने हो सके उतने टाइप की कंपनीज खरीद लो, क्योंकि हो सकता है ये उठे, हटाओ। वैरन बफेट बोलता है ना, ऐसी कंपनी खरीदो जो बहुत अच्छी हो, 100 में से भले 4 ही खरीदो लेकिन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो किया इन्होंने, गेस गेम करना बंद कर दिया। ही डिक्लेयर्ड द राइट मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट इज टू पुट फेयरली लार्ज सम ऑफ मनी इन टू एंटरप्राइज वन थिंग्स वन नोज समथिंग अबाउट। उसने कहा, सुनिए, और ये पूरे शायद किताब का समरी है, कि सही तरीके से अगर स्टॉक में पैसा लगाना है तो अपना पैसा उन कुछ कंपनीज में लगाओ जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि तुम कुछ जानते हो, जिसके बारे में तुम्हें कुछ लगता है कि तुम जानते हो। नो वंडर ही टर्न्ड आउट टू बी एक्सीलेंट इन्वेस्टर। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर बना, बहुत पैसे कमाए। केन्स मैनेज्ड द एंडोमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज फ्रॉम 1924 to 46। केन्स ने गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनका पैसा मैनेज किया 1924 से लेकर के 1946 तक, ऑलमोस्ट 22 साल तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड 22 ईयर पीरियड, 22 साल में ही कंपाउंडेड द कॉलेज वेल्थ बाय ऑलमोस्ट 14% अ ईयर। और इस दौरान उसने हर साल, बैंकों से मिलता है हम लोगों को 6-7% ब्याज, इसने हर साल 14% कंपाउंड किया, मतलब ब्याज पे ब्याज मिला। हम लोगों को जो बैंक से मिलता है वो कंपाउंड नहीं मिलता। If someone invested 100 pounds with Keynes at the start of 1924, it would have been worth 1,675. अगर किसी ने 100 रुपये लगाया केन्स के साथ में 1924 में, तो उसकी कीमत 1946 में 22 साल बाद 100 रुपये बन जाएंगे 1675 रुपये। The same money invested in UK stock market exchange would have worth only 424. अगर वही पैसा 100 रुपये आपने यूके इंग्लैंड के मार्केट में लगाया होता तो उसकी कीमत होती केवल 4 गुना, 424 रुपये। एस्टॉनिशिंगली दिस पीरियड इंक्लूडेड ग्रेट क्रैश ऑफ 1929। अच्छा, एक बड़ी चीज़, बीच में 1929 में जैसे हमारे यहाँ कोविड आया था,
अभी पिछले कुछ साल पहले ऐसे ही एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, फिर भी उसका पैसा 100 रुपये कितना 1600 हो गया, तो कितना गुना बढ़ा, 16 गुना बढ़ गया, बल्कि 1675 हो गया, 17 गुना। द ग्रेट डिप्रेशन, एक बड़ा ग्रेट डिप्रेशन भी आया था और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था, फिर भी इसका पैसा 16 गुना बढ़ा। शुड द फाइनेंशियल वर्ल्ड नॉट हैव एब्जॉर्ब्ड केन्स इनसाइट? हाँ, तो भैया जब इतना समझदार आदमी है, वॉरेन बफेट है या केन्स है, ये लोगों का इंसाइट लोगों को सीखना नहीं चाहिए। अब देखिए, मेडिकल में कोई बीमारी है, उसका इलाज खोज लिया गया, अभी हर रोज़ जो सर्जन्स होते हैं वो डिलीवरी करते हैं बच्चों की। अब डिलीवरी में बहुत कम माएँ मरती हैं। पहले अगर डिलीवरी कायदे से नहीं हो पाती थी, हम लोगों ने एक सीरीज़ देखी थी लॉर्ड्स करके, उसमें बहुत अमीर घर की बच्ची डिलीवरी में मर गई, बच्चा बाहर नहीं निकल पाया, मर गई। अब क्या होता है, अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चा नहीं निकल पा रहा है, तो ऑपरेशन कर दो। तो ऑपरेशन का तरीका हर डॉक्टर को पता है, जिसको भी ऑपरेशन करना आता है, बच्चा निकालने वाला, उसकी वजह से दुनिया में कितना फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर अगर केन्स को पता है कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाना है, तो सबको उसको सीखना चाहिए ना। हाँ, कोई नहीं सीखता। दिसंबर 2019 looked like any other December. On the Wall Street stock market, strategists were at it again, forecasting market growth 2020. दिसंबर 2019 नॉर्मल दिन था, जैसा बाकी दिन होता है मार्केट में, और जो वहाँ पर मार्केट में बड़े बड़े तुर्रम खां थे, वो सब फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुक्का मारने की कोशिश कर रहे थे कि 2020 में कैसे आगे बढ़ेगा। Since the year 2000, the median Wall Street forecast has never predicted a stock market decline in next year. 2000 से, ये 2020 की बात कर रहे हैं, 2000 से किसी ने ये नहीं बताया कि गिरेगा मार्केट। सब लोग ये कहते थे मार्केट बढ़ेगा। Yes, you read it right. Not once did the forecasters believe that the stock market would go down. 20 साल में किसी को एक बार भी नहीं लगा, आपने सही पढ़ा, कि मार्केट नीचे का जाएगा। The reality, the market fell on 6 occasions. लेकिन सच्चाई ये है, 20 साल में मार्केट गिरा है 6 बार, बड़े बड़े गिरावट आए हैं। The median forecasts from 2000 to 2020 missed actual number by 12.9%, more than double the average annual increase in 6% over these years. तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर बच्चे को बताए देख करके ये लड़का है और वो हो लड़की, इतना गलत। फिर से चलते 2019 दिसंबर में, रिमेंबर दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ कोविड-19 पैंडमिक देन। मुझे याद है जब कोविड-19 का पैंडमिक आया था तो मैं तो यहीं था, हमारे घर में पापा मम्मी वहाँ थे इलाहाबाद में, मेरी बहन अकेली थी जयपुर में। उसको मैंने कहा भी था कि हो सकता है कुछ बीमारी वारी फैल रही है, तो तुम टिकट विकट निकाल कर चाहे मेरे पास आ जाओ चाहे घर चली जाओ। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, और जैसे ही उसने कहा कुछ नहीं होगा, अगले दिन लग गया लॉकडाउन। 2 महीने तक फंसी रहती थी वहीं, अकेली थी पिछले हॉस्टल में। तो कह रहे हैं किसी को नहीं पता था कोविड-19 आने वाला है, पैंडमिक आने वाला है। द मीडियन कंसेंसस अमंग द फोरकास्टर्स वाज दैट मार्केट वुड राइज 2.7% इन 2020। सब लोग यही मान रहे थे कि 2020 में मार्केट तकरीबन 2-3% बढ़ेगा। If the forecasters had known then that a pandemic would rage across the world from 20 until December 20, what do you think their forecast of 2020 would be? अगर लोगों को ये पता होता कि मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक पूरी दुनिया रुक जाएगी, सब कुछ ठहर जाएगा, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या बताया होता स्टॉक मार्केट के बारे में? In any event, and the SP 500 rose 16% point in 2020. खैर जो कुछ भी हुआ, S&P 500 जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं वो 16.3% बढ़ गए 2020 में। बट 2020's पैंडमिक वॉज वंस इन अ सेंचुरी इवेंट। बट अब देखिए, आप ये कहेंगे भैया जो कोविड जैसा इवेंट आता है ना, वो 100 साल में एक बार आता है। एंड वी शुड नॉट होल्ड इट अगेंस्ट द फोरकास्टर्स दैट दे वर रॉन्ग बाई 13.6% पॉइंट, फेयर एनफ। और हमको ये नहीं कहना चाहिए तुमने गलत बताया, क्योंकि भाई कोई आदमी 100 साल में कोई एक चीज़ घटना हो रही है, कोई इसको कैसे बता पाएगा? तो आप इनको दोष मत दीजिए, आप सही कह रहे हैं। वॉट इफ़ वी एसेस द फोरकास्ट ऑफ एन एक्नॉलेज्ड मास्टर फोरकास्टर फ्रॉम अर्ली May 2020? तो हम एक काम करते हैं, हम कोई ऐसा बंदा पकड़ते हैं जो बहुत एक्सपर्ट है,
जो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर पाता है। मई 2020 में ओनली 8 मंथ ऑफ द ईयर रिमेन्स, अभी खाली 8 महीने बचे हैं साल का। द पैंडमिक हैज़ बीन रेजिंग फॉर 4 मंथ्स। सुनिए, मार्च 2020 में पैंडमिक का न्यूज़ आया था, है ना। लॉकडाउन कब चालू किया था? मार्च में चालू हुआ था, अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल में। अब मई 2020 आ गया, कोविड तो आ ही गया, सब रुक गया। अब क्या बोलेंगे एक्सपर्ट्स? आई वुड थिंक दैट एन एक्सपर्ट कुड गो रॉन्ग एट दिस स्टेज बट प्रॉब्ली नॉट बाई मच। तो मुझे लगेगा जब कोविड आ गया है, सब कुछ रुक गया है, तो लोग गलती करेंगे, मतलब लेकिन बड़ी गलती नहीं करेंगे। बता देंगे अब मार्केट गिरने वाला है, फिर भी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। हैरी एस डेंट जूनियर, कॉल्ड बाय सम द contrarian accurately predicted Japan's economic collapse, the dot-com bust, 2000 and election of Donald Trump। बहुत समझदार आदमी माना जाता है हैरी एस डेंट जूनियर, जिसने जापान में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी उसको पहले बता दिया था, पहले से ही। .com बस्ट 2000 को आया था, वो भी पहले बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के बारे में पहले से बता दिया। आफ्टर रिसीविंग MBA फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ही जॉइंड बेन एंड कंपनी एंड नाउ रन्स एन इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म। ये इतना समझदार है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कूल है हार्वर्ड, वहाँ से MBA किया, उसके बाद बेन कंपनी को ज्वाइन किया और उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म है। ही इज़ अ रेगुलर गेस्ट एट CNBC, CNN, फॉक्स बिजनेस, गुड मॉर्निंग अमेरिका एंड PBS। जो भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े TV हैं वहाँ जाकर के वो इंटरव्यू देता है। He has also been featured in Barron's, Fortune's, Business Week and Wall Street Journal and many other publication। और दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े मैगजीन्स हैं उन सब में इसके बारे में पब्लिशिंग होती है, ये अपने आर्टिकल देता है। He also publishes a monthly newsletter called HS Dent Forecast in प्लस इसका खुद का एक मैगजीन छपता है HS Dent Forecast, वो बताता है कि फोरकास्ट करके क्या होने वाला है। In short, Dent embodies as much expert as an expert can muster। देखा जाए तो ये आदमी हैरी एस डेंट जूनियर दुनिया में जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है वो ये एक्सपर्ट है। मई 2020 थिंक एडवाइजर नाम की एक जगह पर इसका इंटरव्यू हुआ। डेंट प्रेडिक्टेड दैट द मार्केट वुड पीक इन अगस्त 2020। डेंट ने कहा मई चल रहा है अभी, मई के बाद आएगा जून, जुलाई, अगस्त 2020 में मार्केट पीक पर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। And that investors might be able to make returns of 5 to 10%। और उसने ये भी कहा कि जो लोग भी पैसा लगाएंगे वो 5 से 10% तो कमा ही लेंगे। He advised them to get out and counseled against buying। उसने कहा अभी खरीदो मत, मार्केट गिर रहा है, कोविड-19 आ गया, पूरा दुनिया बंद हो गया है, स्टॉक मार्केट में सब रुकावट चल रही है, और उसने कहा अभी खरीदो मत। खरीदते तब है जब मार्केट में गरीबी होती है। इसने कहा खरीदो मत। हाउ रॉन्ग ही वॉज, कितना गलत था वो। द मार्केट केप्ट राइजिंग अंटिल December 31 एंड फ्रॉम दैट टाइम डेंट्स इंटरव्यू इन अर्ली मे द S&P रोज 32%। मार्केट बढ़ता रहा, 31 दिसंबर तक बढ़ता रहा और S&P 32% बढ़ गया। इवन इफ यू टेक हाइएस्ट नंबर ऑफ 10% रिटर्न ऑन डेंट्स बैंड, दैट इज द एरर ऑफ 22% पॉइंट ओवर 8 months। अगर आप, खैर नंबर को छोड़ दीजिए, उसने 8 महीने में 22% की गलती की और एन एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 33%। उप्स भैया, ऐसा है, एक डॉक्टर का काम है मरीज़ को सही तरीके से डायग्नोस करना, और अगर आप मरीज़ को देख करके नहीं डायग्नोस कर पा रहे हो तो आपका एक ईमानदारी से काम है, उसको बोल दो मैं नहीं कर पाता, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे यार हम कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा फिर भी कर लेंगे। बहुत से लोग करते भी, फिर मरीज़ बढ़ जाता है। यहाँ पर जब लोग फोरकास्ट करते हैं तो कोई बढ़ता तो नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की करोड़ों रुपए मर जाता है। तो इसने भी ऐसे ही किया। सब लोग इसको सुनते होंगे और मार्केट में खरीदते हैं शेयर। कोई खरीदा ही नहीं और 4 महीने में और बढ़ गया मार्केट। जिस समय उसने कहा अभी मत खरीदो, लोगों ने खरीदा नहीं और नुकसान हुआ लोगों का। बिफोर यू ब्लेम मी फॉर चूजिंग फोरकास्टर हु टर्न्ड आउट टू बी egregiously wrong, I challenge you to find me an expert who assessed May 2020 that market would be up 25 to 30% by the end of December. I could not find one. Trust me, I tried. बोलते हैं आप मुझसे कहेंगे मैं इस आदमी के पीछे पड़ा हूँ, इसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और को खोज नहीं पाया जो इस आदमी की तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मार्केट उठेगा। टू बी फेयर,
आई हैव नॉट मेट अ सिंगल फाइनेंस प्रोफेशनल हु क्लेम्स दैट मार्केट कैन बी प्रेडिक्टेड। सच पूछिए तो मैं किसी बंदे से, फाइनेंशियल प्रोफेशन में किसी बंदे से नहीं मिला जो ये कह सकता है कि मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। सो वाई डू इंडस्ट्री प्लेयर्स स्पेंड सो मच टाइम ऑब्सेसिंग ओवर फ्यूचर मार्केट लेवल्स? तो आखिर लोग इतना पागल क्यों बने हुए हैं, क्यों तुक्का मारते हैं फ्यूचर के बारे में? वाई डू फंड मैनेजर्स डिवोट इनॉर्मस टाइम एंड एफर्ट ऑब्सेसिंग ओवर अदर फंड मैनेजर्स थिंक एंड डू? जो लोग बेचारे फंड मैनेजर हैं, दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं, वो इतना टाइम क्यों खर्च करते हैं दूसरे फंड मैनेजर के बारे में सोचते हुए कि वो क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ? इट डजेंट रियली मैटर। फ्लॉड इंसेंटिव, फॉल्स कंफर्ट, वन अपमैनशिप, यू नेम इट। तो क्यों करते हैं? क्योंकि लोग पागल हैं, एक गलत चीज़ करते हैं, लोगों को इसी में इंसेंटिव मिलता है, फॉल्स कंफर्ट मिलता है। मतलब अरे यार मेरे हिसाब से वो ये सोच रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए। जब 4 लोग मिल करके बकरी को गधा कहेंगे तो लगता है गधा है। इसको बोलते हैं फॉल्स कंफर्ट। वन अपमैनशिप, मतलब जब मुझे कोई चीज़ लगता है सही है तो मुझे वन अपमैनशिप लगेगा। मैं तो जानता हूँ ना, इसके बारे में जानता हूँ। अभी हमारे पड़ोसी क्या कह रहे थे, सुधीर से कह रहे थे कि 23 तारीख तक तुम्हारा स्टे हुआ है। हमसे कहे होते तो हम 6 महीने का करा दिए होते। अभी भी चल रही है? अच्छा, तो ये वन अपमैनशिप है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। इट डजेंट रियली मैटर, वी इग्नोर ऑल मार्केट फोरकास्ट्स। ऑथर कह रहे हैं हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी मार्केट में फोरकास्ट होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है। वेल, मे बी नॉट एंटायरली, आई डू लुक एट देम वन डे ऑन डेज व्हेन आई वांट टू हैव गुड लाफ। बोलते नहीं, कभी कभी मैं देखता हूँ मार्केट को, जो लोग फोरकास्ट करते हैं, लेकिन किस लिए देखता हूँ? ताकि मैं देखकर हंस सकूँ। हमको भी, खैर हम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा है पहले पढ़ने से पहले हमको मालूम पड़ गया कि आपको मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है कंपनीज़ के बारे में कि क्यों मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, उसके बारे में हमको इग्नोर ही करना है। कल पढ़ा था हमने मैक्रो लेवल पे, देशों के लेवल पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर करो। आज हम सुन रहे हैं मार्केट रिलेटेड कोई खबर आती है तो उसको इग्नोर करो। कंपनीज़ को पहचानने की कोशिश करो, 2 4 10 कंपनीज़ को, और फिर वहाँ पे उसको लेकर पकड़े रखो कई साल तक। ठीक है, अभी 2 और बचे हैं, कल का बहुत बड़ा है। प्रॉक्सिमेट थीमेटिक कॉजेस।